सच सुनना चाहोगे? एक बहुत ही कड़वा सच। क्या कभी ये ख्याल आया है कि ज्यादातर लोग, मतलब 99% लोग, बस एक थका देने वाले लूप में क्यों फंसे रहते हैं? वो सुबह उठना और बिना मन के काम पे जाना। बिल्कुल, बिना मन के पढ़ाई या काम करना, फिर स्ट्रेस मिटाने के लिए घंटों इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना, और फिर रात को इस गिल्ट के साथ सो जाना कि यार आज फिर टाइम वेस्ट कर दिया। अगले दिन फिर वही सेम कहानी। हाँ, ये बहुत ही आम बात है ना? जबकि दूसरी तरफ कुछ 1% लोग ऐसे लगते हैं जैसे जैसे उन्होंने जिंदगी का कोई हैक क्रैक कर लिया हो। वो जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। वेलकम टू कास्ट योरसेल्फ। आज की इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं इसी 1% माइंडसेट की। और ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम उन 1% लोगों को देखते हैं, चाहे वो कोई टॉपर हो या कम उम्र का सफल एंटरप्रेन्योर, तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? यही कि यार इसके पास तो कोई पैदाइशी टैलेंट है। बिल्कुल। या फिर हम कह देते हैं कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हम मान लेते हैं कि उनके और हमारे बीच कोई जेनेटिक अंतर है। सच कहूं तो कुछ समय पहले तक मैं भी बिल्कुल यही सोचती थी। मुझे लगता था कि कुछ लोग बस जीनियस पैदा होते हैं। कुछ रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आज के इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि हम उस सच को डिकोड करें जो हमारी सारी पुरानी धारणाओं को तोड़ देगा। टैलेंट का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, एक बहुत बड़ा धोखा है। सही बात है। असली गेम टैलेंट का है ही नहीं। असली गेम दिमाग के कोड्स और सिस्टम्स का है। तो अगर इसे आज की भाषा में समझें तो मान लीजिए कि जन्म के वक्त हमारा दिमाग एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन की तरह होता है, सुपर फास्ट, कोई लैग नहीं। एकदम क्लीन स्लेट। हाँ। लेकिन बड़े होते होते हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज और हमारे अपने फेलियर्स इसमें कुछ पुराने वायरस वाले एप्स इंस्टॉल कर देते हैं। और वो एप्स कैसे होते हैं? जैसे मुझसे तो मैथ्स कभी होगी ही नहीं। बिल्कुल। या फिर मैं तो हूं ही एवरेज, या बड़ा रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। ये सारे धीमे और करप्ट हो चुके बिलीव्स हैं। आज की इस चर्चा का पूरा मकसद यही है कि उस स्लो हो चुके ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कैसे किया जाए और एक नया अल्ट्रा फास्ट 1% माइंडसेट वाला ओएस कैसे इंस्टॉल किया जाए। ये स्मार्टफोन वाली एनालॉजी बहुत सटीक है वैसे। थैंक्स। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो किसी भी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा हार्डवेयर यानी हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। उस सोर्स मटेरियल में सबसे पहले इसी हार्डवेयर की बात की गई है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन, राइट? हाँ। इंसान बाहर की दुनिया के एग्जाम्स या करियर को तो बाद में जीतता है, पहले उसे अपने भीतर का सिस्टम समझना होता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि दिन भर में हम जो भी फैसले लेते हैं उनमें से 99% हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। हमारा कॉन्शियस दिमाग, जिससे हम लॉजिक लगाते हैं, उसका हिस्सा सिर्फ 1% है। वेट, सच में? हाँ। सिर्फ 1%? हाँ। मतलब अगर कोई स्टूडेंट क्लास में सही जवाब पता होने के बावजूद हाथ उठाने से डरता है, हाँ। या फिर किसी मॉक टेस्ट से ठीक एक रात पहले पढ़ाई छोड़कर अचानक कोई वेब सीरीज देखने लगता है, बिल्कुल नहीं। तो वो फैसले उसका लॉजिकल दिमाग नहीं ले रहा होता। बिल्कुल नहीं। वो सब उस छुपे हुए हिस्से से आ रहा है जो बचपन की बातों से प्रोग्राम्ड है। बचपन से जो भी बातें किसी ने बार बार सुनी हैं, वो दिमाग के गहरे हिस्से में एक पक्का कोड बन जाती हैं। अच्छा। अगर किसी ने अपने किसी टीचर या रिश्तेदार से बार बार सुना है कि तुम तो फोकस ही नहीं कर पाते, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे एक परम सत्य मान लेता है। उसे सही और गलत में फर्क करना नहीं आता। यार ये तो बहुत डरावना है। फिर तो वो इंसान अनजाने में ऐसी ही हरकतें करेगा जिससे साबित हो सके कि वो सच में फोकस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पुराने कोड को रीराइट किया जा सकता है। इसे बदलने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं: रेपिटेशन, इमोशन और विजुअलाइजेशन। ओके, तो रेपिटेशन मतलब किसी नए विचार को बार बार दोहराना ताकि पुराना कोड ओवरराइट हो सके। सही कहा। और इमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ भावनाएं समझता है। अगर आप सिर्फ रोबोट की तरह कहेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो कुछ नहीं होगा। आपको उस कॉन्फिडेंस को अंदर से महसूस करना होगा। बिल्कुल। और तीसरा है विजुअलाइजेशन। न्यूरोसाइंस की एक बहुत ही दिलचस्प फाइंडिंग है कि हमारा दिमाग इमेजिनेशन यानी कल्पना और असली घटना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अरे वाह। हाँ। जब आप आंखें बंद करके खुद को एक मुश्किल सिचुएशन को शांति से हैंडल करते हुए विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज ऐसे बदलते हैं जैसे वो घटना असल में घट चुकी हो। ये सब सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन उस सोर्स में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आइडेंटिटी डेथ, यानी पहचान की मौत।
मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगा। मतलब उसमें अपने पुराने डरे हुए स्वरूप को मारने की बात कही गई है। ये जो आइडेंटिटी डेथ वाली बात है, सुनने में ऐसा लगता है जैसे अपनी पूरी मेमोरी ही वाइप आउट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। या अपनी इंसानियत भूलनी पड़ेगी। मुझे तो ये वीडियो गेम्स के कॉन्सेप्ट जैसा ज्यादा लगा। जैसे गेम्स में प्रेस्टीज मोड होता है ना, हाँ, प्रेस्टीज मोड, जहां आप मैक्सिमम लेवल पर पहुंचकर अपने सारे हथियार, पावर और स्टैट्स को 0 कर देते हैं ताकि लेवल 1 से फिर शुरू कर सकें। लेकिन इस बार आपकी बेस कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या ये कुछ वैसा ही है? ये प्रेस्टीज मोड वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है। आइडेंटिटी डेथ का मतलब अपनी यादें या इंसानियत मिटाना बिल्कुल नहीं है। अतीत कोई जेल नहीं है, वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है कि आप कहाँ से आए हैं। अच्छा, तो फिर असल में मरता क्या है? असल में ये उस ईगो या उन लेबल्स की मौत है जो इंसान ने खुद पर लगा रखे हैं। जैसे मुझे तो हमेशा गुस्सा आता है, या मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। ओहो, ये सब ईगो के स्टेटमेंट्स हैं जो एक झूठा कंफर्ट देते हैं। तो ईगो वो कहानी है जो हम खुद को सुनाते रहते हैं ताकि हमें बदलना ना पड़े। मतलब हम खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एकदम सही। जब कोई इंसान इस पुरानी कहानी को छोड़ देता है तो कुछ पल के लिए वो एक अजीब से खालीपन में चला जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी पहचान खत्म हो चुकी होती है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होता होगा। बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन यही असली आज़ादी का पल है। जब पुरानी पहचान मरती है तभी एक नया निडर इंसान जन्म ले सकता है। ग्रोथ और कंफर्ट कभी एक ही कमरे में नहीं रह सकते। क्या बात है। मान लिया कि हमने अंदर से अपना वो प्रेस्टीज मोड ऑन कर लिया और पुराना ओएस हटा दिया, लेकिन यार इस नए माइंडसेट को बाहर की दुनिया में बचाए रखना तो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल है। मैं अपनी ही बात करूं तो कल मैंने तय किया था कि 2 घंटे फोकस करके एक मुश्किल टॉपिक पढ़ूंगी, लेकिन फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। और फिर मैंने सोचा बस 1 सेकंड देख लूं, और अगले 1.5 घंटे मैं बिल्लियों के फनी वीडियोस और रैंडम रील्स स्क्रॉल कर रही थी। ये जो लगातार डोपामाइन स्पाइक मिलता है, ये तो किसी भी नए ओएस को तुरंत क्रैश कर सकता है। और यही आज की सबसे कड़वी सच्चाई है। इसीलिए सोर्स मटेरियल में अंदर की प्रोग्रामिंग के बाद सीधे अटेंशन इकोनॉमी की बात की गई है। आज की दुनिया में सबसे कीमती करेंसी पैसा नहीं है। तो क्या है? सबसे कीमती करेंसी है अटेंशन, यानी हमारा ध्यान। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अरबों डॉलर्स खर्च कर रही हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो हमारी आंखों को कुछ सेकंड्स और अपनी स्क्रीन पर रोक सकें। बाप रे। और हर वो नोटिफिकेशन जो हमें वो छोटा सा डोपामाइन स्पाइक देता है, वो असल में हमारी फोकस करने की क्षमता को खत्म कर रहा है। यानी वो फ्री एप्स असल में फ्री नहीं है, हम अपने फोकस और अपने फ्यूचर से उसकी कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो 1% माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने दिमाग के गेटकीपर होते हैं। इसे इन्फॉर्मेशन डाइट कहा गया है। इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए जंक फूड अवॉइड करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए जंक इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना होता है। एग्जैक्टली। हर न्यूज़, हर गॉसिप, हर रैंडम डिबेट हमारे काम की नहीं होती। इसके साथ ही हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल होता है। वो क्या है? वो कहता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा वक्त बिताता है। यार ये तो बहुत डराने वाली बात है। इसका मतलब है कि अगर कोई बहुत मोटिवेटेड है लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो दिन भर सिर्फ शिकायतें करता है, हाँ, जो हमेशा कहते हैं कि सिस्टम खराब है, कि इस एग्जाम में तो अपना कुछ नहीं हो सकता, तो वो वायरस उसके दिमाग में आ ही जाएगा। 100% आ जाएगा। विल पावर या इच्छा शक्ति एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप गलत माहौल में रहकर सही बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हारेंगे। इसी डिस्ट्रैक्शन को हराने के लिए डीप वर्क का कॉन्सेप्ट आता है। डीप वर्क। आज मल्टीटास्किंग को तो बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। हाँ, एक टैब में पढ़ाई चल रही है, दूसरे में कोई वीडियो चल रहा है और बीच-बीच में व्हाट्सएप चेक हो रहा है। सोर्स स्पष्ट करता है कि मल्टीटास्किंग दिमाग के लिए बहुत बड़ा धोखा है। धोखा कैसे? मतलब कई लोगों को लगता है कि वो सच में एक साथ 2 काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, जब हम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और अचानक आपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज चेक किया। जब आप वापस फिजिक्स पर आते हैं तो आपको लगता है कि आप वापस आ गए, लेकिन आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उसी मैसेज को प्रोसेस कर रहा होता है। इसे न्यूरोलॉजी में अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेसिड्यू। हाँ, इससे न सिर्फ आपकी स्पीड कम होती है बल्कि चीजों को गहराई से समझने की क्षमता भी गिर जाती है। यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी, क्योंकि ये थियोरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी देखिए। आज बिना फोन या इंटरनेट के पढ़ाई करना लगभग नामुमकिन है। वो तो है। सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में फोन पर हैं।
कोई डाउट आए तो दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप देखना पड़ता है, यूट्यूब पर लेक्चर देखने पड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि फोन वोन सब फेंक कर एकदम सन्यासी बन जाना चाहिए? नहीं, पहाड़ों पर चले जाना तो कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है ना? सन्यासी बनने की जरूरत किसी को नहीं है। यहीं पर डिजिटल मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसका मतलब तकनीक से पूरी तरह भागना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि तकनीक का इस्तेमाल एक टूल की तरह कैसे किया जाए है। 1% लोग तय करते हैं कि उन्हें फोन का इस्तेमाल कब करना है, ना कि फोन तय करता है कि उनका ध्यान कब भटकेगा। मतलब हम फोन के मास्टर हैं, फोन हमारा मास्टर नहीं होना चाहिए। एकदम सही। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस बंद रखना, दिन के कुछ घंटे फोन को दूसरे कमरे में रखकर काम करना और अपने दिन में डीप वर्क के ब्लॉक्स बनाना, ये सब डिजिटल मिनिमलिज्म के हिस्से हैं। तकनीक हमारी नौकर है यार, उसे अपना मालिक नहीं बनने देना है। ये बहुत क्लियर कर देता है चीजों को। तो हमने अंदर का प्रेस्टीज मोड ऑन किया और बाहर के डिस्ट्रैक्शंस के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म से एक फिल्टर लगा दिया। अब इसके बाद असली पढ़ाई या काम शुरू करने की बारी आती है। और जहां तक मैंने देखा है, यहीं पर 99% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि जब अंदर से वो फील आएगा, जब पूरा मोटिवेशन होगा, तब काम शुरू करेंगे। और ये शायद इस पूरे मास्टर क्लास का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, मोटिवेशन का धोखा। लोग इंतजार करते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है या मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं मिल रही, इसलिए मैं कल से शुरू करूंगा। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ एक भावना है, और भावनाओं से ज्यादा अस्थिर चीज दुनिया में कोई नहीं है। आज मौसम अच्छा है तो आप मोटिवेटेड हैं, कल किसी ने कुछ कह दिया तो मोटिवेशन 0। सही बात है। 1% लोग होते हैं, वो मोटिवेशन पर नहीं, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। अगर मैं इससे थोड़ा और आसान करूं, तो मोटिवेशन एक गाड़ी के स्पार्क प्लग की तरह है। अच्छा उदाहरण है। वो सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी देता है। लेकिन अगर आपको हजारों किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करना है, तो आप हर बार स्पार्क प्लग नहीं दबाते रहते। आपको एक अच्छे इंजन की जरूरत होती है। सिस्टम्स वो इंजन है जो गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं, चाहे बाहर बारिश हो रही हो, धूप हो या ड्राइवर का मूड खराब हो। ये एनालॉजी से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। सिस्टम्स कभी इमोशंस पर काम नहीं करते, वो प्रोसेस पर चलते हैं। अगर आपका सिस्टम है कि सुबह 7 बजे पढ़ना है, तो 7 बजे किताब खुल जानी चाहिए। उस वक्त ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि मन कर रहा है या नहीं। वाह। सोर्स में इसे सपोर्ट करने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी को टालने की बात कही गई है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन से मुझे उस मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की याद आ रही है। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक स्टडी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ साइंटिस्ट ने छोटे बच्चों को एक कमरे में बिठाया और उनके सामने एक मार्शमेलो रख दिया। उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वो 15 मिनट तक इसे नहीं खाएंगे तो उन्हें इनाम में एक और मार्शमेलो मिलेगा। और जाहिर है कुछ बच्चों ने तुरंत खा लिया और कुछ ने खुद पर कंट्रोल किया। हाँ। और इस एक्सपेरिमेंट का असली जादू सालों बाद दिखा। जब उन बच्चों की लाइफ को बड़े होने पर ट्रैक किया गया, तो देखा गया कि जिन बच्चों ने वो 15 मिनट इंतजार करने का सेल्फ कंट्रोल दिखाया था, वो आगे चलकर पढ़ाई में, करियर में और यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हैंडल करने में बहुत ज्यादा सफल हुए। मतलब उन्होंने उस छोटे से टेम्पटेशन को हरा दिया। एग्जैक्टली। तुरंत मिलने वाले छोटे डोपामिन हिट को छोड़कर फ्यूचर के बड़े लक्ष्य पर फोकस करना ही इस माइंडसेट की नींव है। एलन मस्क का एग्जांपल लें, जब उन्होंने अपनी पहली कंपनी बेची थी तो उन्हें करोड़ों रुपए मिले थे। वो चाहते तो आराम से लग्जरी लाइफ जीते। हाँ, चिल करते। लेकिन उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने अगले विजन में लगा दी। और यही बात उन्हें टॉप 1% में रखती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम्स को रोज फॉलो करना, जैसे रोज सुबह 6 बजे उठकर मॉक टेस्ट देना या लगातार कई घंटों तक कोडिंग करना, ये सब बहुत बोरिंग हो जाता है। इसमें कोई तुरंत मजा या तालियां तो मिलती नहीं है। और यही बोरियत असल में फोकस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब हम बिना किसी डोपामाइन हिट के लगातार कोई बोरिंग काम करते हैं तो हमारा दिमाग डिसिप्लिन सीखता है। इसे कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट? हाँ, रोजाना के वो छोटे छोटे बोरिंग और बिना तालियों वाले काम एक दिन इकट्ठा होकर कुछ ऐसा बड़ा रिजल्ट देते हैं जिसे देखकर दुनिया कहती है, अरे वाह, इसे तो रातों रात सफलता मिल गई। जबकि दुनिया को सिर्फ ओवरनाइट सक्सेस दिखते हैं, उसके पीछे के हजारों बोरिंग घंटे नहीं दिखते। बिल्कुल सही। बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए, हमने बोरियत को भी अपना दोस्त बना लिया और सिस्टम भी सेट कर लिया। लेकिन मान लीजिए कोई युवा लगातार 6 महीने से एक सिस्टम फॉलो कर रहा है। वो रोज पढ़ रहा है और अचानक फाइनल एग्जाम से ठीक पहले उसका एक बहुत जरूरी मॉक टेस्ट
एकदम खराब हो जाता है, या उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा दे देता है, या घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है। लाइफ तो ऐसे बाउंसर फेंकती है। हाँ, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो इस तरह के केओस या अचानक आए तूफान में ये सिस्टम्स कैसे काम करेंगे? यहीं पर कंट्रोल्ड केओस और इमोशनल मास्टरी का कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है। 1% माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि बाहरी दुनिया में हमेशा तूफान आते रहेंगे। कभी सिलेबस अचानक बदल जाएगा, कभी कोई अपना साथ छोड़ देगा। उनका लक्ष्य बाहर के तूफान को रोकना नहीं होता, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। उनका लक्ष्य अपने अंदर एक गहरी शांति बनाए रखना होता है। लेकिन आम लोग ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? आम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन 1% लोग रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। यानी वो भावनाओं की उस बाढ़ में बहने की बजाय किनारे पर खड़े होकर पानी को बहते हुए देखते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करते कैसे हैं? सोर्स में एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताया गया है, लेबलिंग इमोशंस, यानी अपनी भावनाओं को एक नाम देना। मैं समझना चाहती हूँ कि ये बायोलॉजिकली कैसे काम करता है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। आप इसे एक फायर अलार्म समझ सकते हैं। ओके, फायर अलार्म। जब भी हमारे सामने कोई फेलियर या खतरा आता है तो ये एमिगडाला बजने लगता है। इसके बजते ही इंसान पैनिक में आ जाता है और लॉजिक से सोचना बंद कर देता है। ये तो हम सबके साथ होता है। हाँ, लेकिन हमारे दिमाग के सामने वाले हिस्से में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो हमारे दिमाग का CEO या सबसे समझदार हिस्सा है। जब हम गहरी सांस लेकर खुद से कहते हैं, ओके, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या मुझे फेल होने से डर लग रहा है, तो हम उस भावना को एक नाम या लेबल दे रहे होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? विज्ञान कहता है कि जैसे ही आप भावना को नाम देते हैं, एमिगडाला यानी वो फायर अलार्म तुरंत शांत होने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा CEO जाग जाता है। वो कहता है, अच्छा, ये सिर्फ डर है, कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि इसे लॉजिकली कैसे सॉल्व किया जाए। वाओ! तो सिर्फ ये एक्सेप्ट करने से कि मैं डरी हुई हूँ, डर की बायोलॉजिकल पावर आधी हो जाती है। बिल्कुल है। ये तो किसी सुपर पावर की तरह है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ फिर से मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। मान लीजिए कोई किसी की सरेआम बेइज्जती कर रहा है, या सालों की मेहनत के बाद किसी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट नेगेटिव आता है। उस वक्त सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनकर खड़ा रहना और खुद को समझाना, क्या ये थोड़ा अनरियलिस्टिक नहीं है? क्या इंसान को बिल्कुल इमोशनलेस या रोबोट बन जाना चाहिए? रोना या गुस्सा आना तो एकदम नेचुरल है ना? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। भावनाहीन बनना या रोबोट बनना इस पूरे माइंडसेट का मकसद बिल्कुल नहीं है। अच्छा? सोर्स मटेरियल में जिस स्टोइक फिलॉसफी का जिक्र है वो हमें पत्थर दिल बनना नहीं सिखाती। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का मास्टर बनना, न कि उनका गुलाम। अगर दुख है तो उसे महसूस करो, रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन उस दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। डर या गुस्सा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक सिग्नल है। सिग्नल किस चीज का? अगर किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर कोई पुरानी इनसिक्योरिटी है जिसे अभी फिक्स करने की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी में इसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल? हाँ, दुनिया में सिर्फ 2 तरह की चीजें हैं, एक वो जो हमारे कंट्रोल में है और दूसरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे एग्जाम का पेपर कैसा आएगा या लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम कितनी मेहनत करते हैं और उस मुश्किल पेपर को देखकर हम कैसा रिएक्शन देते हैं, ये 100% हमारे कंट्रोल में है। एकदम सटीक। रोमन सम्राट और महान फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने बहुत खूब कहा था कि जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, असल में वही चीजें आपको मजबूत बनाती हैं। क्या बात है! हर तूफान, हर केओस आपके अंदर के किसी कमजोर हिस्से को तोड़ने आता है, ताकि वहां एक नई और मजबूत इमारत खड़ी हो सके। अमेजिंग। तो अगर हम इस पूरी जर्नी को एक साथ रखकर देखें, हमने समझा कि अंदर की पुरानी प्रोग्रामिंग को कैसे बदलना है, बाहर के डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर फोकस कैसे बचाना है, मोटिवेशन की जगह बोरिंग सिस्टम्स कैसे बनाने हैं, और तूफानों के बीच अमिगडला को कैसे शांत रखना है। लेकिन आखिर में ये सवाल उठता है कि ये सब किस लिए? ये पूरी यात्रा असल में किस मंजिल की ओर जा रही है? ये इस पूरे डीप डाइव का सबसे गहरा और अंतिम पड़ाव है। ज्यादातर लोग, वो 99% लोग, जिंदगी को एक फाइनाइट गेम या एक लिमिटेड खेल की तरह देखते हैं। फाइनाइट गेम? हाँ, उनके लिए जिंदगी एक रेस है जहाँ एक फिनिश लाइन है, एक विनर होगा और बाकी सब लूजर्स। उनका मकसद सिर्फ दूसरों को पछाड़ना, ज्यादा मार्क्स लाना या सबसे सफल दिखना होता है।
इस रेस में हमेशा एक एंग्जाइटी होती है, एक डर होता है कि कोई आगे ना निकल जाए। लेकिन जो ये 1% माइंडसेट है वो इसे अलग तरह से देखता है। बिल्कुल, वो एक इन्फिनिट गेम खेलते हैं, एक ऐसा खेल जिसका कोई अंत नहीं है। कोई फिनिश लाइन नहीं है। कोई फिनिश लाइन नहीं होती। वो दूसरों को हराने के लिए या परफेक्शन पाने के लिए नहीं खेलते। वो सिर्फ इसलिए खेलते हैं ताकि वो खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर बना सके। उनका फोकस परफेक्शन पर नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस पर होता है। प्रोग्रेस। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या किसी एग्जाम में मनचाहा रिजल्ट नहीं आता, तो फाइनाइट गेम खेलने वाला इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गेम खत्म हो गया और वो हार गया। लेकिन इन्फिनिट गेम खेलने वाला इंसान मुस्कुराता है और कहता है, ये हार नहीं है, ये तो सिर्फ एक फीडबैक है कि मेरी स्ट्रैटेजी में कहाँ कमी रह गई। यार ये नजरिया सच में बहुत फ्रीइंग है, बहुत आजाद करने वाला है ना? क्योंकि जब किसी को हराना ही नहीं है, जब कोई फाइनल मंजिल है ही नहीं जिस पे पहुंचकर सब खत्म हो जाए, तो हारने का डर ही खत्म हो जाता है। आपका कंपटीशन सिर्फ शीशे में दिखने वाले उस इंसान से है जो कल वहां खड़ा था। एग्जैक्टली। और जब कोई इस इन्फिनिट गेम को समझना शुरू कर देता है, तो वो सारे सिस्टम्स, वो डिजिटल मिनिमलिज्म, वो बोरियत सहने की ताकत, सब कुछ बहुत आसान और नेचुरल लगने लगता है। क्योंकि तब इंसान किसी मजबूरी में या किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के एवोल्यूशन के लिए काम कर रहा होता है। और यही वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये बस दुनिया को देखने का एक अलग और ज्यादा समझदार नजरिया है। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो बाहर का कोई भी वायरस इस सिस्टम को क्रैश नहीं कर सकता। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। जब भी कोई स्टूडेंट किसी मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या कोई यंग लर्नर अपने करियर की शुरुआत कर रहा हो, तो जरा एक पल के लिए रुककर सोचना, क्या वो संघर्ष सिर्फ दूसरों को पीछे छोड़ने की एक अंधी रेस है, या फिर वो खुद के ही एक नए, बेहतर और ज्यादा शांत वर्जन को जन्म देने की एक खूबसूरत प्रोसेस है? अगर जिंदगी सच में एक इन्फिनिट गेम है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, तो क्या आज की ये छोटी सी असफलता या ये बोरियत किसी को इस खेल से बाहर कर सकती है? इस अनंत खेल में टिके रहने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत ही पावरफुल थॉट है। थैंक यू। तो अगर आपको आज का ये डीप डाइव पसंद आया और इस 1% माइंडसेट ने आपके अंदर कुछ स्पार्क किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए और गहरे टॉपिक के साथ। कीप ग्रोइंग, कीप इवॉल्विंग।